it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री, ये गाना बहुत पुराना हो गया है। ये गाने में सच्चाई नहीं है, धोखा है। बीजेपी धर्म, पंथ, जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। पिछले काफी समय से देश में एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन इस नैरेटिव में सच्चाई कितनी है? क्या वाकई इस देश में मुसलमानों को डर लगता है या फिर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है? इसीलिए आज हमने खास तौर पर तय किया कि इसी मुद्दे पर डिबेट करें। सियासतदान विदेशों में जाकर भी मुसलमान जपते हैं और भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात कही है और कह रहे हैं कि यूपी में जो हालात 80 के दशक में थे, हिंदुस्तान में जो हालात थे दलितों को लेकर जो थे, वो आज मुसलमानों के हैं। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। It is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it. अब राहुल गांधी से यह पूछा जाना चाहिए कि 80 के दशक में हिंदुस्तान में किसकी सरकार थी, तो क्या वो अपनी ही पूर्ववर्ती सरकार को दलितों के खिलाफ बता रहे हैं? यह सवाल बड़ा वाजिब है। एक तरफ मोदी के साथ देश के मुसलमान खड़े हैं, दूसरी तरफ ऐसी बयानबाजी के जरिए लगातार मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश हो रही है। मोदी लगातार मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या यही वजह है कि खुद को सेकुलर कहने वाले नेताओं को वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है? ऐसी बयानबाजी की जा रही है जिससे मुसलमानों को डराया जा सके या फिर उनके अंदर डर पैदा किया जा सके बीजेपी और मोदी के नाम पर। सुनिए। जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। मदरसे को डिमोलिश कर दो। भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, एक गाना, पुराना गाना गाते हैं भारत के प्रधानमंत्री। उसकी ट्यून ऐसी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री, ये गाना बहुत पुराना हो गया है। ये गाने में सच्चाई नहीं है, धोखा है। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है। मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है। मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान खुद को जेल में महसूस करते हैं। अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसी भड़काऊ बयानबाजी कर कौन रहा है भाई? जेल में रहते तो ऐसी बयानबाजी होती क्या? विरोधी भले ही मोदी सरकार को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हों और भारत में मुसलमानों को असुरक्षित कह रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि उनकी योजनाएं सबके लिए हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास को साथ लेकर काम करती है। सुनिए। बीजेपी धर्म, पंथ, जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। बीजेपी की स्कीम्स का लाभ सबको मिलता है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा सेक्युलरिज्म है।
तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को, वो बार बार सेकुलरिज्म की बातचीत करते हैं, वो अपनी योजनाओं में सबको भागीदारी मिले इसकी बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान भी आपको सुनना चाहिए जब प्रधानमंत्री मोदी बोहरा समाज से मिले थे। सुनिए। परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं, और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब मुसलमानों के बीच जाते हैं, बोहरा समाज के बीच जाते हैं, वो तो कहते हैं मैं आपके परिवार के सदस्य की तरफ। भारत में मुसलमानों को असुरक्षित बताने वाले तथाकथित सेकुलर गैंग को आज ये तस्वीर देखनी चाहिए, और ये तस्वीर बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर चीन की है, जहां सरकार उइगर मुसलमानों के खिलाफ दमनकारी नीति अपना रही है। सरकार मुसलमानों की प्राचीन मस्जिद को तोड़ रही है, लेकिन ये तथाकथित सेकुलर गैंग इन तस्वीरों पर अपनी जुबान बंद रखता है। 14वीं शताब्दी की मस्जिद को तोड़कर चीन सरकार इतना जुल्म कर रही है, लेकिन ना पाकिस्तान ना तुर्की कोई आवाज नहीं उठा रहा। क्या जो लोग भारत में मुसलमानों को असुरक्षित मान रहे हैं, वो चीन की इस तस्वीर पर क्या कहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान का सो कॉल्ड सेकुलर गैंग हो या फिर हिंदुस्तान के बाहर का? और इस पर सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए और इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए इन तस्वीरों को दिखाने पर। आज आगे बहस करो, उससे पहले कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखता हूं, और ये आंकड़े पाकिस्तान 2001 से अभी तक टारगेट किलिंग में 2600 शिया मारे गए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है ना। मानवाधिकार रिपोर्ट है वहां की, मानवाधिकार आयोग की। पाकिस्तान में ही 1999 से लेकर 2003 तक 600 शियाओं को मार दिया गया। 500 से ज्यादा शिया डॉक्टर देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, यह भी बड़ी रिपोर्ट है। पाकिस्तान में ही 2001 से 2018 के बीच 4847 शिया मुसलमानों को मारा गया। यह साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल से यह रिपोर्ट सामने आई है। सीरिया की बातचीत कर लेते हैं। पिछले 25 साल में 12.5 मिलियन मुसलमानों की वहां पर मौत हो गई। ये स्कॉलर्स इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन तब भी मुसलमान वहां पर खतरे में नहीं दिखाई देते। इराक में 2003 से फरवरी 2023 तक युद्ध में 2,07,000 मुसलमानों की मौत हुई है, यह सरकारी आंकड़ा है। ईरान में सितंबर 2022 से 23 जनवरी तक हिजाब के विरोध प्रदर्शन में 525 की मौत हुई है। ईरान में नवंबर 2019 में तेल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, 3000 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, 20,000 गिरफ्तार हुए। अफगानिस्तान में सितंबर 2021 तक युद्ध के दौरान 70,000 से अधिक अफगान और पाकिस्तानी नागरिकों के मारे जाने का अनुमान है। लेकिन यहां पर साहब दुनिया के दूसरे मुल्कों में कोई बात नहीं करने जाता कि वहां पर मुसलमान खतरे में है या फिर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि एक तरफ मोदी सरकार मुसलमानों को हर योजनाओं का लाभ दे रही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात बार बार कर रही है, तो सियासतदान भारत में मुसलमानों को खतरे में बता रहे हैं। मुस्लिम देशों में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा ये आपके सामने है, लेकिन उस पर ये सो कॉल्ड सेकुलर गैंग कुछ नहीं बोलता है। अब चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल, मोदी के साथ मुसलमान तो सेकुलर गैंग परेशान क्यों है? और सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या ये जो खतरे में मुसलमान को बताया जा रहा है और सुरक्षित बताया जा रहा है, ये सब कुछ 2024 के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है और मुसलमान सच्चाई को जानते हैं इसलिए सबक सिखाएंगे? सवाल यह भी कि मुसलमान डरा हुआ है या वोट के लिए उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। और सवाल सबसे बड़ा आज का यह है कि अगर साहब भारत में मुसलमान असुरक्षित है तो सुरक्षित कहां है, इसका जवाब देंगे क्या ये सो कॉल्ड सेकुलर गैंग के लोग? आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाजिया इल्मी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट। मुफ्ती वजाहत कासमी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे। आसिम वकार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर जुनैद हैरिस मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। असगर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि एडवोकेट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वकार साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। ओवैसी साहब पिछले कुछ दिनों कह रहे थे कि इस देश का मुसलमान ऐसे महसूस करता है जैसे वो जेल में बंद हो। तो ना तो वो जेल में खुद को महसूस करते हैं, और क्या आप जेल में खुद को महसूस करते हैं क्या? और अगर होते तो साहब बार बार टीवी चैनलों पर बैठकर अपने मन की बात करते हैं, भड़ास निकालते हैं, ये कैसे होता? तो क्या आप ये भी बंद कराना चाहते हैं? नहीं, हमने तो ये नहीं कहा।
आपके मैंने दिल तो में क्या पूछा है? कि क्या आप खुद को जेल में महसूस करते हैं क्या? नहीं, मुझे तो ये तकलीफ तो मुसलमानों को है देश में, और बहुत ज्यादा तकलीफ है, और आप खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं आप इससे, ये भी सच है। अभी मैं देख रहा था आपको, आप जो प्रस्तावना पढ़ रहे थे, इधर का उधर का ये सब बता रहे थे, आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि मोदी के साथ मुसलमान तो विपक्ष क्यों परेशान? मोदी के साथ अगर मुसलमान चला जाएगा तो गिरिराज सिंह कहां जाएंगे, और मोदी के साथ मुसलमान चला जाएगा तो वो यतीन नरसिम्हानंद कहां जाएगा? और वो जो आप लोगों ने ये पूरे 5 साल तक की आग उगली है, आग, अंगारा, लावा मुंह से। शाहजिया इल्मी, आता हूं, एक बार इनकी भड़ास निकल जाए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। वकार साहब की भड़ास एक बार निकल जाए, मैं इसीलिए बीच में नहीं बोल रहा। कोई भड़ास नहीं है, नहीं कोई भड़ास नहीं है। नहीं, ये भड़ासी है, वकार साहब, ये भड़ासी है। आप कह रहे हैं मैं खुश हूं, मैं खुश हूं क्या? मैं खुश होऊंगा अगर किसी मुसलमान भाई के साथ कुछ गलत होगा तो? मतलब कुछ भी बोलना है आपको? उसको पीछे लगा दे, कपड़ा नहीं तो आप मेरी बात को इनकार कर दीजिए कि नहीं, आप आसिम वकार गलत कह रहे हैं, मैं खुश नहीं हूं, मैं भी दुखी हूं मुसलमानों के साथ। नहीं तो गलत कहां हो रहा है साहब, ये तो बताइए ना। मैंने आपसे पूछा, आपके नेता ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई इस देश का मुसलमान खुद को जेल में महसूस करता है। मैंने सिंपल सा पूछा कि भाई क्या आप खुद को जेल में महसूस करते हैं? क्या ओवैसी जी खुद को जेल में महसूस करते हैं? और अगर करते तो हर दूसरे दिन आकर भड़ास कैसे निकाल पाते सर? तो आपको ये मेरा सवाल चुप गया, क्योंकि आपको पता है कि गलत नैरेटिव है, तो उसके बाद आप मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगे, भड़ास निकालने लगे आप अपनी। आप समझे नहीं, नहीं आप समझे नहीं। देखिए, आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूं, प्रॉब्लम भी समझता हूं, मैं बहुत काफी अरसे से पॉलिटिक्स में हूं। परेशानी ये है कि क्या आप ये भी बंद कराना चाहते हैं, या अल्टीमेटम दे रहे कि नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुसलमानों को एकदम नेस्त नाबूद कर दो? कहीं तो कोई आवाज उठाएगा ना। देखिए वकार साहब, मैं भी काफी अरसे से जर्नलिज्म में हूं सर। 2-4 दिन से हमने पत्रकारिता ना तो मैंने शुरू की है, पहली बातचीत है। दूसरी बात है, बंद कौन कराना चाहता है साहब? दिक्कत तो यही है कि आपको लगता है कि मुसलमान अगर मोदी की ओर शिफ्ट हो गया तो आपकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं, आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। आप नहीं राकेश पांडे की बात करते हैं, आप नहीं इस देश के हिंदुओं की बात करते हैं, आप सिर्फ मुसलमानों की बातचीत करते हैं। इसलिए आपको यह लगता है कि अगर मुसलमान शिफ्ट हो गया तो आपकी पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगी? सर, मैंने आपसे पूछा कि अगर आपका जो आपने स्लोगन चलाया कि मुसलमान मोदी के साथ, विपक्ष क्यों परेशान, सवाल था उसके आगे क्वेश्चन मार्क था, जरा ठीक से देखा करिए। मैं पूछ रहा हूं, ये सवाल हमने पूछा था कि मोदी के साथ मुसलमान है तो क्या मेरा भी क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए परेशान है। क्वेश्चन मार्क था सर, ठीक से देख लिया करिए, पढ़ लिया करिए। सर 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 मैं भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि फिर इनका क्या होगा, गिरिराज सिंह का क्या होगा, फिर आपका क्या होगा सर, आपकी पार्टी का, आपकी पॉलिटिक्स का क्या होगा, ये भी बता दीजिए। क्या होगा जो गालियां बकी जा रही हैं, ये भी बता दीजिए। उधर शिफ्ट हो गया तो आपकी पॉलिटिक्स का क्या होगा? सर हम सेकुलर हैं, सुनिए, सारा मसला यही है, इनका होगा क्या? सुनिए सर, देखिए इतने साल में आज तक एक भी अल्फाज मैंने कोई ऐसा नहीं बोला होगा जो किसी धर्म विशेष, धर्म गुरु के विशेष या किसी भगवान के खिलाफ बोला हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा आवाज वहां उठाई है जहां कहीं अन्याय हो रहा है। ठीक है, मैंने कभी किसी के खिलाफ बोला ही नहीं। आप जाके देखिए सोशल मीडिया पे, चलिए मैं मुझे मोहब्बत करते हैं उससे दुगना मुझे यहीं से शुरू करूंगा सर, यहीं से शुरू करूंगा कि कैसे आपकी पार्टी के नेता क्या क्या बयान देते हैं। आपको मैं याद दिलाऊंगा। शाहजिया इल्मी, परेशानी किस बात से है? मुसलमान मोदी की ओर शिफ्ट हो रहा है इसलिए, या फिर इनकी पॉलिटिक्स खत्म न हो जाए, डर है इस बात का? देखिए, सबसे पहले मैं कह दूं कि हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, देश के नागरिक हैं, कम से कम हमें सच बोलना चाहिए। और मुझे लगता है हर एक धर्म में सिखाएगा कि सच बोलना चाहिए। मैं ये कहूँगी सबसे पहले कि इनको परेशानी इस बात की नहीं है कि बाकी सब लोग भाजपा के कहाँ जाएंगे। इनको परेशानी इस बात की है कि इनकी सियासत का क्या होगा, क्योंकि इनकी सियासत की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ नफरत है और खौफ है। ये खौफ की दुकानें असल में चला रहे हैं और खौफ ज़दा करके आम मुसलमानों को उनका खून चूस कर ये यहाँ पे पहुँचे हैं। अब उनको लग रहा है अगर गरीब मुसलमान का फ़ायदा हो जाएगा,
अगर गरीब मुसलमान पढ़ लिख लेगा तो ये कहाँ जाएंगे, इनकी असलियत तो सामने आ जाएगी। तो इनकी दुकानें जो खौफ की बुनियाद पर चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने ये और इनका ये राग ये पुराना है, ये मुसलमानों को क्या होगा, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, इतना पुराना ये राग हो चुका है। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि 14.2% मुसलमान हैं हमारे देश में, लेकिन 36% जो हैं लाभार्थी आवास योजना के वो मुसलमान भी हैं हमारे देश के। यानी कि 14% सिर्फ होने के बावजूद 36% जो है उनको घर मिले हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे हर नल घर योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे शादी योजना हो, चाहे स्कॉलरशिप्स और वजीफे हैं। मुसलमान सबसे आगे हैं और अपनी पॉपुलेशन यानी कि आबादी से कहीं ज़्यादा प्रतिशत रेशो के हिसाब से देखा जाए तो जाहिर सी बात है, ना शहरों में, ना गांव में, ना तहसीलदार के लेवल पर, ना पटवारी के लेवल पर कहीं भी कोई भेदभाव है। अब इनकी दुकानें चलेंगी कैसे? इनका तो काम है कि मुसलमानों को बरगलाओ, डराओ, धमकाओ, तो कहते रहो तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो, तुम्हारा बुरा होगा और हम तुम्हें बचाएंगे। भाई ये बचाने वाले नहीं हैं, देश का आईन बचाएगा, देश का कानून बचाएगा, ये कोई नहीं है। और मुसलमान लोग इनकी असलियत समझ रहे हैं। इसीलिए आपने जो आंकड़े दिखाए 3% से 8% वोटिंग मुसलमानों को मिल रही है बीजेपी को। और जाहिर सी बात है, गरीब मुसलमान, एक गरीब बच्ची, और एक और आंकड़ा बहुत जरूरी, 70% था ड्रॉप आउट रेट मुसलमान बच्चियों का। और अब क्या है, 30%। ठीक है शाजिया, मैं आता हूं। 9 साल में आपने सिलसिलेवार तरीके से गिनाया, मुसलमान बच्चियां जा रही हैं स्कूल पढ़ने के लिए। असगर खान जी, सारे झूठ बतौर मुस्लिम बताइएगा सर, और हर एक बतौर वकील तो वैसे भी आप कम बोल पाते हैं, तो बतौर मुस्लिम बताइएगा कि क्या आपको हिंदुस्तान में डर लगता है? क्या आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं? राकेश भाई, ज्यादा हमें तो अल्लाह का शुक्र है, कहीं भी कभी भी किसी से भी कोई डर नहीं लगा। हम वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर चीज से डरता है। वो शेर से डरता है, हाथी से डरता है, जा रहा है कि इस देश में मुसलमानों को डर लगता है। साहब, अगर मुसलमान डरता नहीं है तो डर, ये डराने वाली, डर वाली बात क्यों, असुरक्षित होने वाली बात क्यों? अगर राकेश भाई अगर कोई ऐसी बात कहता है तो ये उसका अपना ख्याल है, मैं इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल, मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि बिल्कुल हम अपने आप को सेफ समझते हैं, ये हमारा मुल्क है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि राहत इंदौरी साहब ने जो कही थी बात, तो बिल्कुल ठीक थी कि सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हम सबका है। तो आप मानते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ ये नैरेटिव झूठा सेट किया जा रहा है कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित है, उसको डर लग रहा है? आपको तब ये मानना चाहिए कि नैरेटिव झूठा है। अगर कोई भी सरकार हो, मुसलमान अनसेफ नहीं है। सिर्फ एक बात जरूर है कि हमें नफरती बातें न करनी चाहिए, न फैलानी चाहिए। किसी न किसी तरीके से अगर कोई बात ऐसी हो भी जाती है, अक्सर देखने में आया है कि किसी का कोई इंडिविजुअल एक्ट होता है और हम उसको मजहब से जोड़ देते हैं। मान लीजिए किसी बच्ची का अगर कहीं कत्ल हो गया, हमारे मुल्क का कानून है, हमारी अदालतें हैं, हमें उसमें लड़ना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। चलिए ठीक है, अगर कोई मैं आज आपकी तारीफ करता हूं असगर खान जी, लेकिन हम क्या और असीम वकार साहब, आपने सुना होगा, मैं प्रतिक्रिया लूंगा आपसे। जो आप ये नैरेटिव सेट कर रहे थे सर, झूठा है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव है, सब हिंदू पॉलिटिकल नैरेटिव है। अंबरजा जी, एक बड़ी बात कही असगर खान जी ने, आमतौर पर मैं इनकी बातों से बहुत कम सहमत होता हूं, लेकिन आज ये मान रहे हैं इस देश का मुसलमान ना तो डरा है साहब किसी की भी सरकार रही हो, ना तो कभी उसने खुद को असुरक्षित महसूस किया है। अंबरजा जी। राकेश जी, बहुत ही अहम सब्जेक्ट पे आपने डिबेट की है और मैं इसका आपके लिए आपको इस चीज की बधाई देती हूँ कि हमेशा जब भी मुसलमानों की बात की जाती है, क्योंकि मुसलमानों के नाम पर बड़ी बहस होती है, लेकिन हम अहम बहस और खास बहस, जिस बहस के बाद कोई निष्कर्ष निकल पाए, वो बहुत कम कर पाते हैं। जब हम मुसलमानों की बात करते हैं तो वो तथाकथित सेक्युलर गैंग या सेक्युलर पार्टियां जो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल करती आई हैं और उनको सिर्फ शिक्षा से दूर रखा है और उनको भिक्षा दी है, रेवड़ियां बांटी हैं फ्री की, और उनको सिर्फ
उनकी शिक्षा और उनके अधिकारों से वंचित रखा है। और इतने सदियों से आप जो मुसलमानों की हालत देख रहे हैं, 76 साल हो गए इस देश को आजाद हुए हुए, और मुसलमानों की स्थिति क्या है? उन सेक्युलर सरकारों के राज्य में, उनके वक्त में रिपोर्ट्स आई, कमेटी रिपोर्ट्स बनी, लेकिन उन रिपोर्ट्स के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। वो तथाकथित सरकारें इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर मुसलमानों का खुद को खैरख्वाह बताती हैं। आप संवैधानिक स्तर पर बात करें, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर बात करें, कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ मुसलमानों को स्पेशली ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है तो मुसलमान सड़कों पर निकल आते हैं कि नहीं भाई, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है, अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो इसका सोशल फैब्रिक भारत का टूट जाता है। कहीं पर भी ऐसा होता है कि धर्म और जाति के आधार पर किसी के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसको डिवाइड किया गया हो। और भारत की मुस्लिम महिलाओं को इतने दशकों से जब भी उनके हक और इंसाफ की बात की गई है तो इन तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने उनसे वंचित रखा है। और ये जो मैं आसिफ वकार साहब से कहना चाहती हूँ कि आप और आपके जो अध्यक्ष हैं वो मुसलमानों के लीडर बनते हैं, और आप टीवी डिबेट में रहकर, या आपकी छोटे ओवैसी साहब कहते हैं 15 मिनट का वक्त दे दीजिए, हम बता देंगे कि हम कौन है। तो ये सिर्फ भारत है जहां पर इस तरह की खुली धमकियां दी जाती हैं। होता पाकिस्तान में किस तरह की स्थिति है कि अगर कोई जर्नलिस्ट सीधी सच्ची रिपोर्टिंग करता है तो उसको पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट उठा लेता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, मनचाही सजा दी जाती है, कोई जस्टिस, कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये भारत है जहां पर आप इतने खुले तौर पर कोई भी बात करके निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है अंबर, मैं आता हूं प्रोफेसर जुनैद हारिस। अभी थोड़ी देर पहले असगर खान ने कहा कि साहब इस देश में मुसलमान ना तो कभी डरा, ना कभी डरेगा, ना उसने कभी खुद को असुरक्षित महसूस किया। तो मान ले कि अगर कुछ लोग डरा हुआ या डराने की कोशिश कर रहे हैं या बता रहे हैं ऐसा, तो सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा कुछ है नहीं। क्या आप इस बात पर मोहर लगाएंगे? मैं एक चीज कहूंगा कि सोसाइटी क्या, पहली बात तो इस मुल्क में जो मुसलमान रहता है वो संविधान के हवाले से जीना चाहता है, और चाहता है कि संविधान जो सबके लिए है सब पर बराबर लागू हो। जीना चाहता है मतलब जीने नहीं दिया जा रहा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, आप सुन लें, मैं मिसाल दे रहा हूँ। लव जिहाद के नाम पर आप उन लोगों को पकड़ लेते हैं। असगर खान साहब, कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है सर। हाँ, और अभी आपने थोड़ी देर पहले मैं आपकी बात से सहमत हुआ था, मुझे मजबूर करिए कि मैं गलत था, मत मुझे मजबूर करिए कि मैं ये कहूं कि साहब मैं गलत निकला। इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी मत मेरी विचारधारा बदलने दीजिए। मैं आता हूं सर, कॉमेडी शो नहीं है, प्लीज हंसिए मत सर। ठीक है, आपको मैं बता दूं, पता नहीं आपकी, मुझे तो लगा कॉमेडी शो चल रहा है। आपको लगता होगा सर, आपको लगता होगा, और आपकी बात कॉमेडी है कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है। क्या आप जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नहीं डरा हुआ है, सुन लो भाई, आप ये गलत कह रहे हैं, आप कॉमेडी कर रहे थे, फिर यहाँ पर बैठकर पहले से आपने क्या, चलिए सर, अच्छा भाई इसका मतलब जीने नहीं दिया जा दीजिए। असगर खान जी रुक जाइए, टेंशन जाहिर करते हैं, रुक जाइए सर, अपनी इंटेंशन। ये आपकी नजर में कॉमेडी शो हो सकता है, मेरी नजर में नहीं है, ना जुनैद साहब की नजर में है, और ना ये चिकम चिल्ली वाला किसी गली के चौराहे पर बैठकर डिबेट कर रहा है। ठीक है, रुक जाइए सर, रुक जाइए। जुनैद हारिस साहब का नाम नहीं है, जुनैद जी अपनी बात पूरी करिए। एक फरजाना नाम की लड़की जिसको धोखा देकर के मुस्कान बनाया गया, और फिर आर्या समाज मंदिर में उसकी शादी की गई, और शादी के बाद उससे कहा गया कि हमने बदला लिया है जो मुसलमान करते हैं उसका। सवाल ये पैदा होता है कि ये केस, और अगर कोई मुसलमान नाम से किसी हिंदू को धोखा देता है वो केस, दोनों में कोई अंतर होना चाहिए। कानून की नजर में नहीं होना चाहिए, समाज की नजर में नहीं होना चाहिए, लेकिन मुस्कान के केस को मीडिया भी नहीं उठा रही है और कानून भी मदद नहीं कर रही। कहिए तो मैं वो वीडियो दिखा दूं, लेकिन अगर कोई मुसलमान नाम होता है तो मैं भी कहता हूं कि अगर धोखा देकर के किसी हिंदू लड़की को परेशान किया तो उसको सजा मिले। लेकिन यही हाल जो भगवा लव ट्रेप के नाम पर किया जाता है, नहीं, कौन कह रहा है कि नहीं मिलनी चाहिए भाई? सर, इस देश में जुनैद हारिस साहब, इस देश में आप शो में रहे हैं सर, अतीक मुख्तार अपराधियों को इसलिए सपोर्ट किया गया क्योंकि वो मुस्लिम थे, और आप कह रहे हैं कि इस देश में मुस्लिम डरे हुए हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और किसने सपोर्ट किया अतीक और मुख्तार को? बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यही असगर खान बैठकर बार बार कहते नजर आए मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? एक चीज बता दूं, मैंने अभी नाम लिया, साहिल नशेड़ी आदमी, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन को लेकर कहा जा रहा था उसका लेकिन उसको भगवा ट्रेप से, उसको लव जिहाद से जोड़ करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश, ये क्या चीज है?
उसका क्या ताल्लुक है? हम कहते हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम का नशा करने को सिखाता है, इस्लाम क्या धोखा देने को सिखाता है? इस्लाम तो ये भी नहीं सिखाता है, इस्लाम तो ये भी नहीं सिखाता है जितनी गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं, इस्लाम तो ये भी नहीं सिखाता कि शरीर में बम फेंको और अल्लाह का नाम लेकर जाकर वहां पर मर जाओ, उड़ा दो किसी को। इस्लाम तो ये भी नहीं सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता, कोई मजहब नहीं सिखाता है। मैं आपके साथ हूं असगर खान साहब, कोई मजहब नहीं सिखाता है, लेकिन मजहब की आड़ में क्या क्या होता है आप उसके गवाह हैं। सुने आपने जवाब दिया, माफ कीजिएगा, आपने जिसको परमवीर चक्र दिया है, असगर साहब 1 मिनट के लिए मैं बात कर रहा हूं, आपने परमवीर चक्र जिसको दिया था वीर अब्दुल हमीद, उसने क्या किया था? अरे तो हम तो हमीद के साथ ही हैं। आप हमीद के साथ मैं तो उन लोगों कुर्बानी दी, मैं उन लोगों के खिलाफ कुर्बानी को कैसे भूल सकते हैं? तो मुसलमान ये होता है और मुसलमान ने ये किया, ये देश अब्दुल कलाम को कैसे बुरा है, कहा? लेकिन ये देश अतीक को नहीं मानेगा जिसकी पैरवी की जा रही है पिछले 1 महीने में। मैं तो ब्रिगेडियर उस्मान की बात करता हूं और वीर अब्दुल हमीद की बात करता हूं जिन्होंने जान की कुर्बानी दी, और ये इस्लाम था। वजाहत कासमी साहब, क्या इस देश में अपराधियों को सिर्फ इसलिए छूट की मांग नहीं की जाती है कि वो मुसलमान है? बिल्कुल गलत है, ये की जाती रही है। वजाहत कासमी साहब, देखिए भाई, मैं पिछले 25 मिनट से सबको सुन रहा हूं और राय सबकी अपनी अपनी हो सकती है। जुनैद हारी साहब बहुत संजीदा आदमी है जहां तक मैं समझता हूं। मैं अभी सऊदी से आ रहा हूं, कल ही वापस आया हूं, और यहाँ हिंदुस्तान में एक इमाम तशरीफ लाए थे, शेख सालेह आले तालिब उनका नाम था। जब मैं सऊदी गया तो मैंने वहां लोगों से पूछा कि शेख सालेह जो इमाम हरम थे ये कहाँ हैं। मुझे अल्लाह की कसम पूरी सऊदी में कोई जवाब देने वाला नहीं मिला कि ये है कहाँ, चूंकि वो जेल चले गए थे, वहां के बादशाह ने उनको जेल भेज दिया था, और सऊदी में कोई बताने वाला नहीं था वो जेल क्यों गए हैं। ये हिंदुस्तान ही में आप लोग कर सकते हो कि यहीं पैदा हो, यहीं का नमक खाओ, यहीं की रोटियां खाओ, यहीं से पैसा कमाओ, यहीं मक्कारियां अय्याशियां करो, और यही देश के खिलाफ बातें करो, और यही टीवी पर बैठ करके देश को गालियां दो, और फिर कहो कि मुसलमान डरा हुआ है। और किसी मुसलमान कायद ने, किसी मुसलमान लीडर ने मुसलमानों को मजबूर नहीं किया इस मुल्क में। प्रधानमंत्री मोदी जी की 9 साला वो कारकर्दगी, 9 साला वो हुकूमत जिसने जन जन को तरक्की तक पहुंचाया है, जिसने राशन से लेके मकान तक, टॉयलेट से लेके तालीम तक, और जनधन योजनाओं से लेकर के एक गरीब आदमी को झोपड़ी तक और मकान तक सब कुछ दिया है। आज मुसलमान जितना % भी भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को लाइक करेगा, ना उसमें किसी मुसलमान लीडर का किरदार है, बल्कि पिछले 20 साल से 50 सालों से जो षड्यंत्र बीजेपी के खिलाफ किया जा रहा था, और ये आपने बड़ी बात कही। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आपके पास मैं आऊंगा हारिस साहब। और कश्मीरी पंडितों पर कत्लेआम हुआ, इस देश में सरतन से जुदा के नारे लगे, इस देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं आया, लेकिन मुसलमान खतरे में आ जाता है। साहब, ये नैरेटिव बार बार सेट किया जाता है। ये सवाल मैं रखूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। असीम वकार साहब, इस हिस्से की शुरुआत भी मैं आपसे करता हूं। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ, उन्हें घाटी छोड़कर भागना पड़ा। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के समय क्या हुआ आपको याद है सर? हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक जुलूसों पर पथराव हो जाता है कि साहब इस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते से मत जाओ, लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में कभी नहीं आता है। वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। लेकिन अगर एक घटना कहीं हो जाए या फिर कोई अपराधी मुस्लिम निकल जाए तो साहब कहा जाता है कि मुस्लिम था इसलिए टारगेट कर लिया गया, मुस्लिम डर गया, असुरक्षित है। देखिए, कश्मीर का जो मसला आपने उठाया, इस पर जब आप मेरे वीडियो सुन लीजिएगा, मैं होगा भेज दूंगा आपको। मैं तो शुरू से इस पर बोल रहा हूं कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ, उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, सरकार को उनको एक्स्ट्रा सुरक्षा देकर, उनकी सुरक्षा की गारंटी देकर, उनके कारोबार सुनिश्चित करके कश्मीर में बसाना चाहिए। ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूं, कोई नई बात तो नहीं है सर। नहीं, आप बोल रहे होंगे, आपने कही कि आप बोल रहे होंगे वकार साहब। मेरा सवाल ये था कि फिर भी इस देश में हिंदुओं ने नहीं कहा कि साहब हम डरे हुए हैं, असुरक्षित हैं। अलग अलग जगहों पर धार्मिक जुलूसों पर पथराव हो गया कि इस रास्ते से मत जाओ, इसलिए बवाल हो गया। सरकारें तक पश्चिम बंगाल में क्या कह दिया ममता बनर्जी ने, तब भी इस देश में नहीं हिंदुओं ने कहा कि साहब हम असुरक्षित हैं। मेरा सवाल यह था सर, आपने कहा होगा। देखिए, मसला सिर्फ यह है, आप लोग के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे दलित हो, अगर बीजेपी के साथ नहीं है तो आप उसको देशद्रोही साबित कर देते हैं।
और गुंडा हो, क्रिमिनल हो, लुटेरा हो, बलात्कारी हो, दंगाई हो, अगर बीजेपी के साथ है तो वो साधु संत हो जाता है, उसको देशभक्त साबित कर देते हैं आप लोग। मतलब यहाँ पर बात कुछ और होती है, ब्राह्मण बनिया दलित में आप जाकर घुस गया सर। इसीलिए तो कह रहा हूँ शाजिया इल्मी, ये पूरा नैरेटिव सेट हो रहा है। आता हूँ जुनैद साहब इसके बाद। शाजिया इल्मी, यहाँ पर इनको जातियां दिखने लगी हिंदुओं में। नहीं, कहां सेट हो रहा है इस देश में? अरे आपने कहा ना, मैं यहाँ पर जातियों की बात कर रहा था क्या? शाजिया इल्मी, बहुत सीधा सा सवाल था कि कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ। असल में मैं बताऊं, हाँ। सच बोलने से परहेज है, सच बोलने से परहेज है। बात नहीं करेंगे कि कितने फिरके हैं, बात नहीं करेंगे भारत में, बात ये नहीं करेंगे कि अभी भाई साहब बोल रहे थे जो सऊदी अरब से लौटे हैं, सऊदी में कोई हिम्मत कर सकता है कि अलग अलग मस्जिदों में जाकर, मसाजिद में जाकर खुतबे दिए जाएं। अगर मेरी बात कहने दीजिए तो मैं आपके सामने बात रखूं अपनी। जो आजादी मुसलमानों को भारत में है वो कहीं है नहीं, लेकिन बस झूठ से, पर अल्लाह झूठ ना बुलाए, बस ये अगर हो जाए ना तो सब चीजें बदल जाएंगी। अल्लाह क्यों झूठ बुला रहा है इनसे, इनकी क्या मजबूरी है, ये तो वही जाने। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है ये कि मतलब आप अपने देश का नाम खराब करेंगे, आप कहेंगे मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है, सरेआम मारा जा रहा है। आप भी इसलिए जानते हैं 36% जो है लाभार्थी सरकार की अलग विभिन्न स्कीमों में मुसलमान हैं, हालांकि उनकी आबादी 14% है। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यानी कि अपनी आबादी से 20% ज़्यादा सेंट्रल स्कीमों में। कभी आपने देखा है किसी पारसी को या किसी हिंदू लीडर को या किसी जैन लीडर को या किसी सिख लीडर को कि देखिए आप इनको क्यों दे रहे हैं इतना ज़्यादा, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? वो क्योंकि उसका भी मसलहत है। मसलहत क्या है कि गरीबी है, और गरीबी क्यों है मुसलमानों में ज़्यादा? इन लोग की वजह से है। ये काबिज थे इतने साल तक, क्या किया उन्होंने? ठीक है शाजिया आपने बात रखी। असीम बकर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, 20 सेकंड फिर मैं जुनैद साहब आपके पास आता हूं। घर बेटियों को मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, वजीफा मिल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है। पढ़ लिख जाएगा मुसलमान तो इनका क्या होगा? ये खौफ की दुकान कैसे जल्दी से अपनी बात रखिए सर। ये बचाने वाले कहां से आ जाएंगे बताइए आप। देखिए, मैंने कश्मीर पर बोला, आपने मेरी बात काट दी। 1992 में जो दंगा हुआ, महाराष्ट्र में नरसंहार हुआ मुसलमानों का, गुजरात नरसंहार हुआ। 80 के दशक में मुरादाबाद की ईदगाह में चारों तरफ से पीएसी ने घेर कर ईदगाह में गोलियां चला दी, नमाज पढ़ते मुसलमानों को शहीद। हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ, भागलपुर हुआ। मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमानों पे हो रहे जुल्म की बात कर रहा हूं। अगर मुसलमान पे हो रहे जुल्म की बात कोई हिंदू लीडर करे तो सेकुलर है, और अगर आसिम वकार ने कहा कि साहब हम पे जुल्म क्यों कर रहे हो तो हम क्रिमिनल हो गए। नहीं तो यही तो बात आप यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं बीच में। बिल्कुल, मैंने नहीं यही बात आप लोग करते हैं कि हिंदू की बात अगर कोई हिंदू नेता कर दे तो वो आपके लिए क्रिमिनल हो जाता है। अगर हिंदुत्व की बात कर दे तो आपके लिए क्रिमिनल हो गया, कहा जा रहा है। और अगर वो मुसलमानों की बात कर दे तो वो सेकुलर हो जाता है। ये नैरेटिव आप ही लोगों ने शुरू किया है सर, 20 लाख मुसलमानों, किसी और ने शुरू नहीं किया। जुनैद साहब, इस देश में, ठीक है, इस देश में कभी हिंदुओं ने नहीं कहा सर कि हम खतरे में हैं, बल्कि हिंदुओं को भी टारगेट किया गया है। कई घटनाएं इसका उदाहरण है। बावजूद इसके कि सरकार की योजनाएं जिनको शाजिया गिरा रही थी, हज को लेकर, ट्रिपल तलाक कानून को लेकर, सरकार की अलग अलग योजनाओं में मुस्लिमों की हिस्सेदारी, उसके बावजूद कहा जाता है कि मुस्लिम असुरक्षित है। देखिए, मैं एक बात बता दे रहा हूं, सुरक्षा असुरक्षा की बात सिर्फ इतनी है कि मैंने शुरू में कहा था कि संविधान के तहत सबके साथ ट्रीटमेंट एक होना चाहिए। भेदभाव को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। कहां भेदभाव हो गया? समझाइए ना सर। मैं बता रहा हूं, अभी मैंने आपके सामने एक केस मैंने बताया था कि फरजाना जब मुस्कान, मैं आपके सामने 10 केस गिनाऊं जुनैद साहब, आप कि कहा किसी मुस्लिम ने अपनी पहचान बदलकर, हिंदू पहचान बदलकर लड़की के पास गया, क्या वहां पर हुआ? तो मैं आपको गिनवाऊं क्या? ये आप नहीं गिन पाएंगे, यकीन मानिए सर। तो मत उसुर जाइए, मैं लव जिहाद या वैसे किसी मुस्लिम पर नहीं चर्चा कर रहा हूं अभी। अगर क्षमता हो तो सुन लीजिए जितना बोल रहा हूं। नहीं, क्षमता है, बोलिए। आप क्षमता नहीं है कि आप गिन पाएंगे अगर मैं गिनाने लगूं तो सर, इसलिए जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, और इस बात को सुन लीजिए कि मैं उसमें कोई अंतर नहीं करता हूं, और मैं कहता हूं कि लव जिहाद के जितने केसेस हैं, आप मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, हम जैसे लोगों से भी कांटेक्ट कीजिए, हम आपके साथ खड़े नजर आते हैं। अभी असगर खान के सामने ये बात रखूं, वकार साहब के सामने ये बात रखूं तो लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को ही वो खारिज कर देंगे। साहब ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है।
मैं तो कह रहा हूं कि कहीं पर भी अगर इसे अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, हमारे संविधान के रूह से गलत है, तो हम तो हमेशा खड़े होंगे ना कि हमारे इस्लाम के खिलाफ अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो ये भी गलत है ना कि किसी दूसरे धर्म की इबादत वाली जगह पर जाकर वहां पर बन जाए, कहीं आ जाए केस, तो आप फिर क्या बातें होने लगती हैं? आप किस पर बात करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं तो आप नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं सर। पूरी बात सुने। अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखने लगे बहुत सारी बातें गलत है जो हो रही हैं। हो रही तो हम तो उसके खिलाफ है ना, हम तो चाहते हैं कि नहीं हो। आइए हम हाथ मिलाएं ना इस बात पर। अंबर जैदी, अभी आप सहमत हैं जुनैद साहब की बात से? मानसिकता हमें समझनी होगी कि अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो कहने के लिए तो माइनॉरिटी है, लेकिन हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस देश की, लेकिन फिर भी हम अपने आप को माइनॉरिटी समझते हैं। और जो माइक्रो माइनॉरिटीज हैं वो उनकी स्थिति देखिए संपन्न है, उनको कभी किसी चीज के लिए रोते गुड़गुड़ाते या मातम करते नहीं देखा, ना किसी तरह का कोई विक्टिम कार्ड निकालते हुए देखा। तो हमारी मानसिकता ये है कि हम बहुत बेचारे हैं, हम जो जुल्म भी करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, और हमारी चीजें जो गलत है हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और अभी असगर खान साहब जो एक बात कर रहे थे, राहत इंदौरी साहब का शेर उन्होंने पढ़ा, तो उस शेर को आप जरा समझ के उसको अगर आप सही तरह से समझेंगे ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हिंदुस्तान किसी की जागीर या कोई बपौती नहीं है। जिस दिन आप हिंदुस्तानी खुद को समझ लेंगे और आप अपने लिए अपने खुद को हिंदुस्तान के लिए समर्पित करेंगे ना, तो उस दिन पूरी स्थिति चेंज हो जाएगी। तो ये मानसिकता का पूरा खेल है। वो लोग अगर आप लव जिहाद जैसे मुद्दों की बात करते हैं जुनैद हरीस साहब, तो क्या आपके पास कोई आएगा तभी आप इन सारी चीजों को समझेंगे? क्या भारतीय होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते जो बड़ी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है? कि अगर इस्लाम के नाम पर गलत हो रहा है तो हमें खुद कोई एक्शन लिए जाना चाहिए, अवेयरनेस की जरूरत है। और ट्रिपल तलाक के समय में यही सारे ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में गए थे। असगर खान जी आता हूं हरी साहब। असगर खान जी, अगर आपको लगता है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, डरे हुए, तो मुझे एक जगह बताइए सर जहां पर मुसलमान आपके हिसाब से सुरक्षित हो, उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता हो, एक जगह मुझे बताइए। सर मैं तो अपने, अगर आप एक जगह पूछते हैं तो हिंदुस्तान के दिल अपने राजधानी की बात करता हूँ, कहीं पे भी नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि कहीं पे डरे हुए नहीं है, ना होना चाहिए डरे। मैंने आपसे शुरू में एक बात कही कि हम लोग सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। मौत जिस दिन आनी है उस दिन आ जाएगी, आप रोक भी नहीं पाएंगे। बावजूद भी सर, उसके बावजूद अभी यहीं पर किस तरीके से, अभी थोड़ी देर पहले आप हंस रहे थे, आपको कॉमेडी लग रहा था। वजाहत कासमी जी, सर थोड़ा सा वक्त कम है, ब्रेक लेना होगा, एक और ब्रेक लेना होगा। वजाहत कासमी जी 30 सेकंड आपके पास है सर। ये मान लें कि जो वकार साहब कह रहे हैं थोड़ी देर पहले, असगर खान जी जो हंस रहे थे, ये सिर्फ वोट बैंक वाला खेल है, कुछ नहीं है। 2024 को ध्यान में रखकर गोटी सेट की जा रही है, इसीलिए राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, इसीलिए ओवैसी ने जो कुछ कहा, इसीलिए तौकीर रजा जो कह रहे थे। ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है। बिल्कुल, बात यही है कि ये टोटल सियासी बातें हो रही हैं, बाकी असलियत इससे अलग हटके है। मुसलमान यहाँ सुरक्षित भी है और अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करता है, और मैं जहां तक समझता हूं कि वो मौजूदा सरकार के साथ भी खड़ा है, वो 2024 में दिख भी जाएगा सबको। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है मुसलमानों के लिए, कि मुसलमान यहाँ अपनी आवाज खुल करके उठा रहा है, और माइनॉरिटी होने का स्पेशल फायदा भी उठा रहा है, प्रोटोकॉल भी ले रहा है, और दूसरी कौमों से ज्यादा फायदा भी उठा रहा है। उसके बावजूद भी दिक्कत है अपने आप को। वजाहत कासमी साहब, उसके बावजूद दिक्कत है। और एक बार जिसे सो-कॉल्ड सेकुलर गैंग कहते हैं, उससे परेशानी है। वक्त इतना ही है सर, माफी के साथ नहीं आ पाऊंगा हरीश साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।